everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your polity teacher. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट. स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट मतलब दरअसल भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि किसी दूसरे स्टेट के पास हमें देखने को नहीं मिलते. उन्हें ही हम स्पेशल प्रोविजंस के नाम से जानते हैं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं स्पेशल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली हमारा ये जो स्पेशल प्रोविजन का पार्ट होगा ये 2 वीडियोस में डिवाइड होगा. इसे हम टोटल 2 वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हमारा स्पेशल प्रोविजन का पार्ट 1 है. चलिए शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि स्पेशल प्रोविजन आखिर होते क्या हैं और क्यों ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट को प्रोवाइड किए जाते हैं, देश के सभी स्टेट्स को क्यों नहीं. स्पेशल प्रोविजंस आर ग्रांटेड टू सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया ड्यू टू देयर यूनिक हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस. देखिए, जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं ये हमारे इंडिया के हर स्टेट को प्रोवाइड नहीं किए जाते. सिर्फ कुछ गिने चुने स्टेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं. सिर्फ उन्हीं स्टेट को क्यों, बाकी स्टेट्स को क्यों नहीं? क्योंकि जो कुछ स्टेट्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नागालैंड होने वाला है, मिज़ोरम होगा और भी कुछ स्टेट्स होंगे. तो इन्हें ही ये प्रोविजंस इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, कुछ कल्चरल डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है जिसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है. यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, फिजिक्स होते हैं, वो थोड़े से अलग हो जाते हैं. तो इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाए रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं इन स्टेट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इनके यहाँ का जो एक यूनिक कल्चर है, यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसे हम लंबे समय तक और भविष्य की जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रख सकें, कंजर्व करके रख सकें. These provisions are enshrined in the Indian Constitution to protect local customs, ensure regional development and address specific governance needs. अब ये जो provisions होते हैं ना, ये हमारे संविधान में भी देखने को मिलते हैं. हमें हमारे संविधान का हिस्सा है ये स्पेशल प्रोविजंस. कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें इन स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बातें कही गई हैं. तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं ये इसीलिए होते हैं ताकि जो लोकल कस्टम्स होते हैं, बहुत सारे लोकल कल्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं इन स्टेट्स में जिनके बारे में हम बात करेंगे, इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके और इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नेंस है उसे भी अच्छे से मेंटेन किया जा सके. इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स के फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पे हमने इन स्पेशल प्रोविजंस का इंट्रोडक्शन किया गया. अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूं कि भाई ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें इन प्रोविजंस के बारे में बातें देखने को मिलेंगी, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो इन स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं. सो दीज प्रोविजंस आर मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 371 टू आर्टिकल 371J ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान के आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल नंबर 371J तक हमें ये सारे स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिल जाते हैं. उम्मीद करती हूँ कि स्पेशल प्रोविजंस क्या होते हैं एंड ये सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टेट्स को ही क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी ही स्टेट्स को क्यों नहीं, ये आपको समझ में आया होगा. ये उन सभी स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ की शायद कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग हो, कोई पॉलिटिकल टेंशन रहा हो हिस्ट्री के टाइम से, या फिर वहाँ का जो कल्चर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा अलग है. वहाँ के जो लोकल रीजनल लोग हैं उनके जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो थोड़े से अलग हो जाते हैं. तो उन सभी चीज़ों को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके अलावा वो अपने कस्टम्स को, अपने रिलीजन को या फिर अपने ट्रेडिशंस को अच्छे तरीके से फॉलो कर सके बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के, बिना किसी बाहरी दबाव या फिर किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारे संविधान में इन स्पेशल प्रोविजंस का इंट्रोडक्शन किया गया था. चलिए बात करते हैं ये कौन कौन से स्पेशल प्रोविजंस होते हैं. अब सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्पेशल प्रोविजन जो रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिकल साइंस में या फिर इंडियन पॉलिटी में मैं बात करूं, तो वो हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370. जी हाँ, आर्टिकल 370 जो है हमारे यहाँ का, मैं बोल सकती हूँ एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में शायद हमारे यहाँ पे बच्चों को भी पता होगा एंड हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड अगर हमें किसी आर्टिकल का देखने को मिला तो वो था आर्टिकल 370. क्योंकि
ये जो आर्टिकल 370 था ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता था। इसने जम्मू एंड कश्मीर को बिल्कुल ही अलग तरीके का स्टेटस प्रोवाइड करके रखा हुआ था, जिसके कारण कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलती थी पास्ट टाइम में, ऐसा प्रेजेंट डे गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 370 के बारे में एट प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर मैं वर्तमान काल में बात करना चाहूँ आर्टिकल 370 की, तो आर्टिकल 370 अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 370 अब हमारे संविधान का भाग नहीं है। आर्टिकल 370 को 2019 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि जो आर्टिकल 370 था इसने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान था और अपने एरियाज़ में ऑटोनॉमी थी। सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस को छोड़ के बाकी के जितने भी उनके इंटरनल मैटर्स थे उसमें डिसीजन लेने का राइट, डिसीजन मेकिंग की जो सोल अथॉरिटी थी वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी। उनका खुद का संविधान होता था और उसके अलावा उनके यहाँ पे अपनी खुद की ऑटोनॉमी हुआ करती थी कि अपने एरिया में, अपने टेरिटरी में जो भी डिसीजन मेकिंग होने वाली है, जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, उन्हें रिजॉल्व खुद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट करने वाली है। इसमें आपको यूनियन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ कुछ एरियाज़ को छोड़ा गया था, जैसे कि डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, फाइनेंस हुआ, इन चीज़ों पर जो डिसीजन मेकिंग थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो भी इंटरनल मैटर्स हुआ करते थे, वह भले ही वो उनका संविधान ही क्यों ना हो, उन सभी पर डिसीजन मेकिंग की जो सोल अथॉरिटी थी वो जम्मू कश्मीर की खुद की गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में। लेकिन 2019 के बाद से आर्टिकल 370 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया और अब उसके बाद क्या होने वाला है, जम्मू कश्मीर भी इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह हमारे संविधान को फॉलो करेगा। जिस तरीके से सभी स्टेट्स हमारे संविधान की सारे ही प्रोविजंस को समझते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते, अपनी लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर सकते, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहने वाले हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, उस तरीके की सारी ही चीज़ें हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलने वाली थी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी, जिसके कारण यहाँ पे खुद बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें हमें देखने को मिली, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के कितना नज़दीक है एंड टेररिस्ट अटैक्स जो है कॉन्स्टेंटली वहाँ पे हमें देखने को मिलते आए हैं समय समय पर। तो जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना स्टेट से हटा के, वो एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी और काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ भी रही। तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि आर्टिकल 370 जो है अब हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। कौन से ईयर से? फ्रॉम ईयर 2019। उम्मीद करती हूँ ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 370 जो है क्या बात किया करता था और आखिर क्यों इतने कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलती थी, क्यों इतनी डिबेट्स हमें देखने को मिली। मुझे तो लगता है कि शायद आप सभी को याद होगा जब आर्टिकल 370 2019 में हटने वाला था, मतलब बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया था कि हम आर्टिकल 370 को हटाना चाहते हैं, 370 को हटाना चाहते हैं। तो उस समय पूरे देश भर में कितनी डिबेट्स हुई थी, कितनी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत अलग अलग तरीके के ओपिनियंस निकल के आए थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा मानना था कि हमें आर्टिकल 370 को नहीं हटाना चाहिए, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली द मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ वर सपोर्टिंग दिस आइडिया कि हमें इस आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। yes, let's continue. So what I was saying is that आर्टिकल 370 जो है अब हमारे संविधान का हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे आर्टिकल के बारे में, जो कि है आर्टिकल 370। अभी जो आर्टिकल 371 आर्टिकल 371 जो है महाराष्ट्र एंड गुजरात को कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। स्पेशल मेजर्स टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स such as Marathwada and Vidarbh in Maharashtra and Kutch and Saurashtra in Gujarat. Provisions allow these areas to receive more attention in terms of resource allocation and development project. देखिए बेसिकली महाराष्ट्र एंड गुजरात में हमें कुछ एरियाज देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में बात करूं मराठावाड़ा एंड विदर्भ, और वहीं अगर मैं गुजरात के कंटेक्स्ट में बात करूं सो इट इज़ कच्छ एंड सौराष्ट्र।
अभी जो दोनों ही रीजन्स है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा लैक ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली ये बैकवर्ड रीजन्स है जहाँ पे हमें अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, जिस एरिया को डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेवलपमेंट लाना है। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स एलोकेशंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको सारे ही अच्छे रिसोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बोलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए और इन एरियाज़ को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 371 का इंट्रोडक्शन किया, जिसके अंडर ये बोला गया कि जब भी रिसोर्स एलोकेशन की बात होगी, किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप की बात होने वाली है या फिर किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात होगी जिससे हम किसी एरिया को डेवलपमेंट की ओर लेके जाने वाले हैं, तो उस समय पे आपको इन रीजन्स पे, विदर्भ पे, मराठवाड़ा पे, कच्छ पे और सौराष्ट्र पे स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये हिदायत दी जा रही है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जब भी आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, किसी भी तरीके का रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है यहाँ पे इंडिया में या फिर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको मराठवाड़ा, जो कि मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र एंड कच्छ, ये जो 4 इलाके हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात के, आपको यहाँ पे स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। आपको इन जगहों का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है या फिर ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहा है ना, इस जगह पे आप क्या करें, स्पेशल अटेंशन दें, ध्यान दें कि इन जगहों को भी सारे ही फ़ायदे यहाँ पे देखने को मिले, सारे ही जो रिसोर्स हैं इन जगहों तक भी, इन प्लेसेस तक भी बराबर से पहुँचें। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा जब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई स्टूडेंट होता है जो कि स्टडीज़ में थोड़ा वीक होता है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि प्लीज़ सर हमारा बच्चा थोड़ा वीक है, आप इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा कि ये सही तरीके से कॉपीज़ में नोट डाउन करता है या नहीं, वर्क कंप्लीट करता है या नहीं। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। आप इसे इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि विदर्भ और जो मराठवाड़ा है, सौराष्ट्र एंड कच्छ हैं, ये वही कमज़ोर बच्चे हैं, ये वही कमज़ोर चाइल्ड हैं जिनके बारे में पेरेंट्स टीचर्स से बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारे बच्चे पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स कौन हो जा रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, टीचर कौन हो जा रहे हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलता है कि जब भी आप रिसोर्स एलोकेशन करें, किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाए, तो आप इन रीजन्स पे जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलते हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र एंड कच्छ, इन जगह पे आप स्पेशल ध्यान देंगे, इन्हें स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये आर्टिकल 371 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ आर्टिकल 371A की, जो कि नागालैंड को कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। अब ये जो नागालैंड का आर्टिकल 371A है, ये क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। Customary laws, social practices and traditions of Naga people are protected। बेसिकली नागालैंड में हमें एक कम्युनिटी देखने को मिलती है जो कि वहाँ पे हमें मेजॉरिटी में देखने को मिल जाती है, तो वो है नागा कम्युनिटी। अब जो नागा कम्युनिटी है, उनके जो लॉज हैं, उनकी जो सोशल प्रैक्टिस है, जिस तरीके के उनके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है आर्टिकल 371A में। यहाँ पे कहा जाता है कि जो नागा कम्युनिटी है, उनके जिस भी तरीके की सोशल प्रैक्टिस होती है, जो भी उनके ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी उनके कस्टम्स होते हैं, उन चीज़ों को क्या करना है, संविधान को प्रोटेक्ट करके रखना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू रिलीजन, सोशल प्रैक्टिसेस एंड लैंड ओनरशिप डोंट अप्लाई अनलेस अप्रूव्ड बाय नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए यहाँ पे एक और क्लॉज देखने को मिलता है, वो ये है कि कभी पार्लियामेंट में कोई एक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो, किसी प्रकार की सोशल प्रैक्टिस को लेकर हो, या फिर लैंड ओनरशिप को लेकर हो, यानी कि ज़मीन खरीदने को, ज़मीन बेचने को, ज़मीन पे अधिकार की, इसी तरीके की किसी भी लॉ की यहाँ पे बात की जा रही हो, तो ये सारी ही चीज़ें नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं होने वाली हैं जब तक कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली इस चीज़ की परमिशन नहीं दे देती। मान लीजिए कि हमारे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट इंट्रोड्यूस कराया जिससे कि किसी सोशल प्रैक्टिस को बंद करने की बात की जा रही है। इसका एग्जांपल मैं समझ सकती हूँ सती प्रथा से। मान लीजिए कि आज के टाइम में हमारे देश में सती प्रथा बहुत प्रिवेलिंग है और हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें ये एक्ट इंट्रोड्यूस होता है कि हम सती प्रथा को बंद करने वाले हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि ऑलरेडी सती प्रथा बहुत सालों पहले बंद हो चुकी है, लेकिन हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। डोंट कंफ्यूज इट कि एट प्रेजेंट भी हमारी सोसाइटी में सती प्रथा प्रिवेलिंग है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी सोसाइटी में सती प्रथा काफ़ी प्रिवेलिंग है एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बोला कि हम सती प्रथा को बैन करने वाले हैं।
लेकिन ये जो पूरा एक्ट है ना आ चुका है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, लेकिन ये चीज़ नागालैंड में इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो इस चीज़ की परमिशन दे दे कि ठीक है सर, आप नागालैंड में भी ये सती प्रथा है इसे बंद कर सकते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी स्टेट में ये जो प्रथा है ये बंद हो, तो ये जो पूरा एक्ट है ना, ये नागालैंड पे आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। और अगर आप चाहते हैं कि नागालैंड में भी ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए आपको पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की, वहाँ की जो विधानसभा है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर हम ये एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्टेट में करा सकते हैं या फिर नहीं। फिर इसके बाद ओनरशिप ऑफ लैंड and its natural resources preserved for Naga tribes, ensuring cultural and economic autonomy। अब जो नागालैंड में ओनरशिप ऑफ लैंड है ना, अगर मैं और आप चाहें कि हम नागालैंड में जाके ज़मीन खरीद लें, खेती बाड़ी करें या फिर एक फार्म हाउस बनाएं, तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है और जो नेचुरल रिसोर्स की ओनरशिप है ना, वो सोलली नागा ट्राइब्स के लिए प्रोवाइड की गई है। वहाँ पे जो लैंड ओनरशिप है, मतलब ज़मीन खरीदने का अधिकार है, और वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें इस्तेमाल करने का जो अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ नागा कम्युनिटी या फिर नागा ट्राइब्स के लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ताकि उनका जो कल्चरल ऑटोनॉमी है, मतलब उनका जो कल्चर है उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके, एंड उनके ट्रेडिशंस को या फिर उनके जो कस्टम्स हैं उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, और बाहर का जो इंटरफेरेंस है वो उनकी इंटरनल कम्युनिटी में देखने को हमें ना मिले। तो नागालैंड में बेसिकली अगर हम आर्टिकल 371 को आप याद रखना चाहते हैं, तो नागालैंड का नाम से पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बात करने वाला है, नागा कम्युनिटी के बारे में बात करने वाला है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 371A जो है नागा कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बात करता है, नागा कम्युनिटी के कस्टम को, ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 371B के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 371B जो है ना, ये असम को कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी इसके पहले कि ये सारे ही जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371J तक, हम सारे ही आर्टिकल्स को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ लर्न करने वाले हैं, पर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ये सारे ही आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे और अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। फिलहाल हम बात करेंगे आर्टिकल 371B के बारे में। सो अ स्पेशल कमिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स इज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि लेजिस्लेटर्स की हम एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे जो कि क्या करने वाले हैं, जो ट्राइब्स रहती है ना असम में, असम हुआ, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पे हमें बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, बहुत लोकल ट्राइब्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इनके जो राइट्स हैं और इनके जो इंटरेस्ट हैं उसे हम क्या करवाने वाले हैं, प्रोटेक्ट करवाने वाले हैं। इनके जो अधिकार हैं उनका कहीं से हनन ना हो, इनका किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और ये अपनी जो ज़िंदगी है उसे शांतिपूर्ण व्यतीत कर सके। इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम एक कमेटी का फॉर्मेशन करने वाले हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 371B। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यस, लेट्स कंटिन्यू। सो जो असम में आर्टिकल 371B है वो आपको ये बताता है कि हम एक कमेटी का फॉर्मेशन करने वाले हैं, जो कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि असम में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें बराबर मिले, उनके अधिकारों से किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनका जो कस्टम, ट्रेडिशंस है, वे ऑफ लिविंग है, वो भी सही तरीके से चलता रहे, उसमें भी किसी प्रकार की रोक टोक, उसमें भी किसी प्रकार का हनन हमें देखने को ना मिले। This aims to preserve the heritage, culture and social autonomy of various indigenous group। अब हमें असम में बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज़, छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। तो उन सभी का कल्चर, हेरिटेज और जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहे हैं, ब्यूटीफुल उनका कल्चर होता है। आप सभी को पता है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनका कल्चर काफ़ी अलग हो जाता है, उनका जो वे ऑफ लिविंग होता है वो भी काफ़ी अलग होता है, उनका सोशल बैकग्राउंड भी हमारी नॉर्मल सोसाइटी से, हमारी बाकी की इंडियन सोसाइटी से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो वो सारी ही चीज़ें प्रोटेक्ट रहें, उनका जो ब्यूटीफुल कल्चर है, उनका जो ब्यूटीफुल कस्टम्स होते हैं, जो ब्यूटीफुल उनके ट्रेडिशंस होते हैं, वो भी प्रोटेक्टेड रहें, उन्हें भी किसी तरीके का नुकसान ना हो। इन बातों का ही ध्यान रखने के लिए आर्टिकल 371 में
हमने एक स्पेशल कमेटी का फॉर्मेशन किया है। और ये किस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असम में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी की बात हो रही है। उम्मीद करती हूँ आर्टिकल 371 भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर में देखें अगर हम आर्टिकल 371C के अंदर कौन सी बातें कही गई हैं। A hill area committee is constituted to safeguard the rights and interest of scheduled tribes in hill region। अब एक हिल एरिया कमेटी का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाएगा ताकि जो हिल एरिया में रहने वाले स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके राइट्स को और उनके जो इंटरेस्ट हैं, बेसिकली यहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटी की ही बात की जा रही है, बस किसके कंटेक्स्ट में, मणिपुर के कंटेक्स्ट में। और एक और चीज़ यहाँ पे चेंज जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे हिल रीजन में, यानी कि पहाड़ों के जो रीजन्स होते हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, उन जगह पे रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी की यहाँ पे बात देखने को मिल रही है। अब द गवर्नर इंश्योर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन फॉर इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो गवर्नर होने वाले हैं मणिपुर के, वो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये जो प्रोविजंस है ना आर्टिकल 371C के, कि हमें हिल एरिया में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को बचा के रखना है, इन सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, इस बात का ध्यान रखेंगे गवर्नर ऑफ मणिपुर। ये बराबर देख रेख करेंगे, टाइम पे जांच पड़ताल करेंगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, ये जो हिल एरिया कमेटी है वो सही तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर भी रही है या नहीं, इन सारी ही बातों का ध्यान कौन रखेगा, गवर्नर ऑफ मणिपुर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 371D एंड आर्टिकल 371E। आर्टिकल 371D जो है वो आंध्र प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करता है एंड आर्टिकल 371E जो है वो तेलंगाना के कंटेक्स्ट में बात करता है। अब दोनों ही आर्टिकल क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। स्पेशल प्रोविजंस वर मेड टू एंश्योर द इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन फॉर डिफरेंट रीजन। अब यहाँ पे देखिए जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, एंड एजुकेशन फॉर डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन के लोगों के लिए समान एजुकेशन यानी कि समान शिक्षा, और जो समान अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में, वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में एंड नौकरी के क्षेत्र में। यही बात यहाँ पे की जा रही है इन आर्टिकल के अंदर। फिर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल काउंसिल इंश्योर्स दैट ऑल एरियाज स्पेशली बैकवर्ड वंस आर गिवन अटेंशन इन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक रीजनल काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाएगा जो कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारे ही एरियाज़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है या फिर डेवलपमेंटल स्कीम्स होती हैं वो सही समय पर और सही तरीके से नहीं पहुँच पाती, जो डेवलपमेंट स्कीम्स रहती हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, किसी स्टेट को प्रोग्रेस की ओर ले जाने की, वो कुछ एरियाज़ तक नहीं पहुँच पाती, तो वो बैकवर्ड एरियाज़ हो जाते हैं। तो उस जगह पे ये सारे ही जो प्रोविजंस है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, स्पेशली द बैकवर्ड वंस की यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं। जो जितने भी यहाँ पे हमने प्रोविजंस देखे कि इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब एटसेट्रा, ये सारी ही बातें बैकवर्ड एरियाज तक बराबर पहुँचे एंड वहाँ पे सही तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस बात का ध्यान रखेगी रीजनल काउंसिल बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो कि इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल 371D एंड आर्टिकल 371E में जितने भी प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं वो सारी ही चीज़ें जो हैं यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज तक सही तरीके से पहुँचें। फिर प्रोविजंस ऑल्सो इंक्लूडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोकल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये भी बात की जाती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, चाहे कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, यूनिवर्सिटीज़ हुए, वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स के लिए आपको सीट्स का रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब जो सीट्स होंगी लोकल इंस्टीट्यूशन में, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होंगी। यहाँ पे रिजर्वेशन की भी बात कही गई है अंडर आर्टिकल 371D एंड आर्टिकल 371E। यहाँ पे बेसिकली 3 बातें बोली गई। सबसे पहला, आपको एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, और दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई कि एक रीजनल काउंसिल का हम फॉर्मेशन करेंगे जो कि इस बात का ध्यान रखेगी कि सारी ही जो एरियाज़ हैं, स्पेशली द बैकवर्ड एरियाज़ जो होते हैं, जो पिछड़े वर्ग वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे
जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं और जो अटेंशन है सरकार का वो सही तरीके से उन्हें मिले। फिर इसके बाद बोली गई कि जो लोकल स्टूडेंट्स रहने वाले हैं हमारे यहाँ के, उनके लिए हम रिजर्वेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन जो है मिलना चाहिए एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये सारी ही बातें आर्टिकल 371D एंड आर्टिकल 371E के अंदर हमने डिस्कस करी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, बट हम अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और हम अभी कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में, देन वी विल डिस्कस गिव मी अ सेकंड प्लीज़, यस, हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 371G जिसमें हम मिज़ोरम की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, देन वी विल टॉक अबाउट गोवा एंड गोवा के बाद कर्नाटका के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्पेशल प्रोविजंस हैं इन्हें प्रोवाइड करने के पर्पस आखिर होते क्या हैं, और पर्पस डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रिक। उस ट्रिक के अंदर हम लर्न करेंगे इन सारे ही आर्टिकल्स को काफ़ी इजी वे में, एंड आफ्टर दिस वी विल सम अप आवर क्लास। एंड आई रियली होप कि आपको ये सारे ही आर्टिकल्स अभी तक हमने जो डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे, एंड जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सी, ये जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं बेसिकली जो स्टेट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स, उनमें रहने वाली कम्युनिटीज़ जो होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कंटेक्स्ट में बात करूं तो उनका जो कल्चर होता है, उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे इन स्पेशल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराया जाता है, ताकि किसी भी तरीके के आउटसाइड इंटरफेरेंस के कारण उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है वो किसी भी तरीके से हार्म ना हो, उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी ही चीज़ें आज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। हम आगे के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। And if you want to learn Indian polity just like this, so you should visit the website of Brainipedia Skills. There you will find the course of Indian polity by me. Apart from that, you will also get the detailed notes of Indian polity that are being provided by me to you. Till then, stay healthy and stay happy, because that's the most important thing for all of us. Thanks for watching.